हेलो। यस मैम। हेलो। हेलो। यस यस सर, मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक ठीक, ओके सर। यस डॉक्टर फिनिक्स सर, यस। सर अभी तो टाइम है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आपको। डेफिनेट सर। डॉक्टर शुक्ला, मैं आपसे अभी स्टार्ट, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है हमारे। हाँ, हमारे पास टाइम है। मैं आपसे पर्सनली बात पूछने वाली हूँ। क्या आप झंझारपुर से हो प्रॉपर? दरभंगा। यू आर ऑडियो। आई एम नहीं फ्रॉम नहीं, दरभंगा। हाँ मैंने आपको देखा है दरभंगा। यस यस सर, मैंने आपका वो इंट्रो देखा है कि आप दरभंगा से हो। एक्चुअली आपके फादर का नाम डॉक्टर एम एन झा है ना? या मैं जान। हाँ। यस। तो डॉक्टर एम एन झा तो वो आई थिंक झंझारपुर से थे। नो नो, वी आर फ्रॉम दरभंगा। यू ऑल होल फैमिली आर फ्रॉम दरभंगा। या फ्रॉम दरभंगा या। ओके ओके। मनीष जी 2 मिनट टाइम है, भेज दीजिए उस पेशेंट को अंदर। अभी अभी टाइम है, मैं करूंगी अभी टाइम। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 591 दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। नमस्कार आप सभी को फिर से एक बार मेरा अभिनंदन। जैसा कि आप सबों को पता है, द इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक मानवीय संगठन है जो ग्लोबल स्तर पर सभी होम्योपैथिक चिकित्सक को एक साथ होम्योपैथिक आंदोलन, कार्यकर्ता और गतिविधि को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इस फोरम में किसी भी समुदाय, क्षेत्रीय, धर्म, जाति, विचारधारा, राजनीतिक विभाजन का कोई स्थान नहीं है। दुनिया के वर्तमान परिस्थितियों में दवाई से बचाने में अन्य चिकित्सा पद्धति से अलग होम्योपैथी सबसे सरल, सुलभ और सहज चिकित्सा पद्धति के रूप में लोकप्रिय हो सकता है। IFPH इसी उद्देश्य से सभी चिकित्सक और जनमानस को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन करने के लिए कृत संकल्प है। अंग्रेजी और मलयालम में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार पहले से ही सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस महान कार्य में अपनी भागीदारी प्रदान करें। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुमित झा। इनका टॉपिक है हृदय के वाल्व अवरोध को प्रभावकारी होम्योपैथी चिकित्सा से बचाव। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। डॉक्टर सुमित कुमार झा हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथी डिग्री प्राप्त करने के बाद योर्स क्लिनिक का फाउंडर और CEO बने हैं। इनकी क्लिनिक की शाखाएं है होम्योपैथी को हर व्यक्ति तक पहुंचाकर इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति से लोगों का जीवन को बेहतर बनाएं। पिछले 10 वर्षों में डॉक्टर सुमित झा जी होम्योपैथी के माध्यम से लाखों लोगों की मदद की है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। डॉक्टर सुमित झा के पिता डॉक्टर MN झा हैं और इनकी पत्नी डॉक्टर वंदना कुमारी तथा इनकी बहन डॉक्टर श्वेता संगनी सभी समर्पित होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इस परिवार टीम का संकल्प है कि होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करें। सो डॉक्टर सुमित, आपका इस मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट मैम।
जैसा कि आप लोग ने, मैडम ने आज बताया है कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हार्ट। जो हमारा वाल्व है उसके अंदर जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। जो पहला चीज है, आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या समझेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि ये हार्ट वाल्व ब्लॉकेज होता क्या है, व्हाट इज हार्ट वाल्व ब्लॉकेज। उसके बाद उसका क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है। अगर पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप कैसे समझेंगे, किन किन सिम्टम्स को देखने के बाद आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये माइट्रल स्टेनोसिस का केस है, ये माइट्रल रिगर्गिटेशन का केस है, ये एओर्टिक रिगर्गिटेशन का केस है, या फिर एओर्टिक स्टेनोसिस का केस है। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयां वाल्व के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए और कार्डियक हेल्थ को यानी हार्ट को टोन अप करने के लिए कैसे मदद कर सकती है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने पेशेंट्स को इस कंडीशन या ये डिजीज होने से बचा सकते हैं। क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं, अगर आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि ये सारी चीजें आप ना करें, तो उससे अगर उसका वर्क डैमेज हो चुका है तो फर्दर आगे और नहीं होगा, और अगर वो सेफ है तो उसका वो डैमेज बल्ब के अंदर में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं व्हाट इज हार्ट बल्ब ब्लॉकेज। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, you are audible. ओके, हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि हार्ट बल्ब का जो ब्लॉकेज है वो क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारे हार्ट में चार वल्व्स होते हैं, माइट्रल वल्व, एओर्टिक वल्व, ट्राइकास्पिड वल्व और पल्मोनरी वल्व। जो हमारा माइट्रल वल्व है, जो हमारा माइट्रल valve है, उसकी गड़बड़ी होने से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर में प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर के अंदर में प्रोड्यूस होंगे। उसी तरह से जो डिफरेंट वर्ब्स है हमारा, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स साइंस प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर के अंदर में। अब देखिए ये बल्ब जो है वो क्या रोल प्ले करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। जब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एसबीसी और आईवीसी यानी कि सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से कलेक्ट होके आके यहाँ पे पॉड होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकैस्पिड वाल्व। रिमेंबर दिस थिंग कि राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू। इसके बाद वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रेवल करता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ये एक विडंबना है, और शरीर में एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। यहां से जब हमारा ब्लड लंग्स में पहुंचता है तो उसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं रहता है ब्लड के अंदर में, वो ऑक्सीजन से बाइंड आउट होके ऑक्सो हेमोग्लोबिन में टर्न होता है। यानी कि जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है। इसके बाद वो जब ऑक्सीजन कैरी हो जाता है उसके अंदर, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसके अंदर स्टिक हो जाता है हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर, तब वो आके पॉर होता है लेफ्ट एट्रियम में आके। लेफ्ट एट्रियम से नीचे आती है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद जो एओर्टिक वाल्व है उससे पंप आउट हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी के अंदर में। तो ये हमारा ब्लड फ्लो का स्ट्रक्चर है, कैसे आता है और कहां से फिर वो कैसे जाता है। इसी में अगर किसी वल्व में कहीं गड़बड़ी अगर देखने को मिला, या किसी भी वल्व में अगर परेशानी हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा। और ये बहुत इजीली आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं आखिर क्या साउंड है। तो अगर कार्डियक मर्मर साउंड है, अगर रिगर्गिटेशन का साउंड है, या फिर स्टेनोसिस होने का साउंड है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा वर्ब्स है वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। हाँ। अब पहले जानते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्ट valve ब्लॉकेज। आखिर क्या क्या कारण है जिससे हार्ट के वल्व के अंदर में ब्लॉकेज हो सकता है। जो पहला कारण है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, आज के दिन में जो डाइट एंड रेजिमेन है
वो दोनों खराब हो गया है। एक्सेसिव फ्राइड फूड, फास्ट फूड कंज्यूम करने वाले लोगों को ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड के अंदर जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो वो हार्ट के जो इनर लाइनिंग्स है या फिर जो हमारे आर्टरीज है उसके अंदर में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण बल्ब ब्लॉकेज होता ही होता है। इसके अलावा आता है यानी कि रूमेटिज्म के, वैसे सभी लोग जानते होंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। अगर रिमेटिज्म होता है तो हमारे बॉडी क्या होता है, सेरम रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेट होने से क्या होगा कि हमारा डिफरेंट जो मसल्स है, हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, उसके अंदर में जो है वो स्टिफनेस प्रोड्यूस हो। और स्टिफनेस सिर्फ हमारे मस्कुलर एरिया में या फिर हमारे ज्वाइंट्स में ही नहीं होता है, हमारे कार्डियक मसल्स के अंदर में जो हमारे वाल्व्स हैं, चाहे वो ट्राइकास्पिड वाल्व हो, बाइकास्पिड वाल्व हो या फिर एओर्टिक वाल्व हो, तो उसके अंदर में स्टिफनेस होने लगता है। और लचीलापन अगर बल्ब का खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो जितना फोर्स से या फिर जितने इंटेंसिटी से उसको क्लोज होना चाहिए वो क्लोज नहीं हो पाएगा। और यही कारण है रूमेटिज्म के पेशेंट को आगे चल के, जो क्रॉनिक रूमेटिज्म से जूझ रहे हैं, उनको आगे चल के रूमेटिक हार्ट डिजीज नाम की बीमारी होती है। और रूमेटिक हार्ट डिजीज और कुछ नहीं, ओनली स्टिफनेस ऑफ द मायोकार्डियम, हार्ट मसल्स का, वर्ब्स का स्टिफनेस को रेफर करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज से। इससे अलावा एजिंग, ये एजिंग एक ऐसी चीज है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा मसल्स, हमारा लिगामेंट में स्टिफनेस आता है, और सेम एज हमारे हार्ट के मसल्स में भी एज बढ़ने के साथ साथ स्टिफनेस देखने को मिलती है। और ये भी एक कारण हो सकता है हमारे हार्ट के ब्लॉकेज होने का। उसके अलावा कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज का लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग, एक्सेसिव, अगर प्रेग्नेंट वुमेन, ये WHO का रिसर्च डेटा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन कोई भी नारकोटिक्स यूज करती हैं या फिर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो उनके बच्चे का जो कार्डियक डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। और प्रॉपर नहीं होने के कारण में आप लोग देखेंगे कि बच्चे के हार्ट में छेद है, बच्चा जन्म लिया और हार्ट में छेद है। तो ये सारी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट के अंदर में आती है। इसके अलावा इंफेक्शन, इंडोकार्डाइटिस, जो हमारे हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट जो इंफेक्शंस है, वो भी एक रीजन है जो हमारे वर्ब्स को स्टिफ कर देता है, हमारे वर्ब्स को इम्प्रॉपर बना देता है, उसके अंदर में डिसऑर्डर आ जाता है, और जो ब्लॉकेज का है वो साइन देखने को मिलता है। अब आते हैं कि सिम्टम्स क्या होगा, क्या क्या सिम्टम्स होंगे हार्ट के वाल्व के ब्लॉकेज का। तो जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है कि कौन से साइट में ब्लॉकेज है, कौन सा वाल्व खराब है। अगर एओर्टिक वाल्व खराब है, जो आर्च ऑफ एओर्टा से जो हमारा नीचे का वाल्व है, अगर आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज एओर्टिक वाल्व। ये हमारा जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको थ्रू आउट द बॉडी पंप करता है। तो अगर सॉरी टू एओर्टिक इंटरप्ट वाल्व यू सर, खराब आपने होगा, स्क्रीन अपना शेयर किया ही नहीं है। आपका स्क्रीन, आपने अपना स्क्रीन शेयर नहीं किया है। यस मैम, आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके ओके मैम, तो मैं कर देता हूँ। अब है, अब शेयरिंग स्टार्ट हुआ है सर। यस। ओके, सॉरी। हाँ, तो जो सिम्टम्स है हमारा, वो डिपेंड करता है कि आखिर ब्लॉकेज कौन से साइट पे है। अगर हमारे एओर्टिक वाल्व में, जो यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है हमारा, अगर उसके अंदर में ब्लॉकेज होता है तो साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। सेम है, अगर माइट्रल वाल्व के अंदर के होंगे, ट्राइकास्पिड के डिफरेंट होंगे। और साथ साथ ये डिपेंड करता है कि कितना ब्लॉकेज है, कितना स्टिफनेस है हमारे आर्टरीज का, सॉरी हमारे वर्ब्स का। और ये सारी साइन एंड सिम्टम्स की इंटेंसिटी हमारे हार्ट के ब्लॉकेज एरिया के ऊपर में डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जो सिम्टम्स है वो है डिस्निया। डिस्निया में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्सर्शनल डिस्निया।
अगर कोई भी आदमी आपके पास में जब आता है और वो यह शिकायत करता है कि सर मैं थोड़ा सा चढ़ता हूं या थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ता हूं या फिजिकल थोड़ा सा भी एक्टिविटी करता हूं तो उसके मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो दैट रेफर्स टू माइट्रल स्टेनोसिस एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। जो पहले वाले स्लाइड में हम लोग माइट्रल वर्व और एओर्टिक वर्व देखे थे, उसके अंदर में स्टिफनेस स्टेनोसिस हो जाता है। और ये 100 में से 90% केसेस में आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर किसी को थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क करना हो, अगर थोड़ा दौड़ लिया तो तुरंत उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, डीप ब्रीदिंग करने लगा, तो वो एक्सर्शनल डिस्निया के अंदर में वो चीज आता है। इसके बाद आता है ऑर्थोपेनिया। ऑर्थोपेनिया का मतलब है कि पेशेंट कब जैसे ही सोएगा तो उसको सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पेशेंट क्लिनिक में आकर यह बताएंगे कि सर तकिया पर सर डालता हूं कि मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो मैं पूरा रात उठ के टहलते रहता हूं या फिर बिस्तर पे बैठा रहता हूं और उससे ही मुझे आराम मिलता है। और ये भी रेफर करता है, अगर इस टाइप का डिस्निया है तो ये भी रेफर करता है माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस को। इसके बाद है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, जिसको पीएनडी बोला जाता है। पैरोक्सिमल मींस कभी कभी, मींस ऑन इन एन एपिसोड, नॉक्टर्नल एट नाइट। अगर रात को अचानक से किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे और उसके ऐसा लगे कि पूरा छाती में घर घर की आवाज आ रही है, तो ये लंग्स के अंदर में जो फ्लूइड जमा हो जाता है उसके कारण भी जो है वो डिस्निया होती है। और ध्यान रखिए कभी कभी माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है कि आपको हेमोप्टाइसिस का भी सिम्टम्स देखने को मिलेगा। यानी कि पेशेंट जब आपके पास आएंगे तो आपको वो बोलेंगे कि सर कफ जो निकलता है उसमें कभी फोर्दी जैसा या कभी जो है वो थोड़ा रेडिश कलर का मुझे आने लगा है, तो ये क्या कारण हो सकता है? तो ये माइट्रल स्टेनोसिस या फिर रिगरगिटेशन, वाल्व के रिगरगिटेशन के कारण ये सिम्टम्स बॉडी के अंदर में जनरेट होते हैं। इसके अलावा ये नीचे लिखा हुआ है कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन माइट्रल स्टेनोसिस एंड एओर्टिक स्टेनोसिस। आप समझिए कि इसके अलावा दूसरा क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा जो पेशेंट प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड वन इज एंजाइना। एवरीवन नोज दिस थिंग कि एंजाइना क्या है और उससे क्या परेशानियां होती है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको लाइटली आप लोगों को बताता हूं। ये टिपिकली जो है चेस्ट में प्रेशर और टाइटनेस से शुरू होता है। एंजाइना पेक्टोरिस पेक्टोरल रीजन में लेफ्ट साइड में प्रेशर ऐसा लगेगा कुछ जकड़ के रखा हुआ है, दर्द अचानक से शुरू होगा और ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट पे के, ये जो हमारा शोल्डर है या फिर आर्म्स पे, नेक पे, जॉ पे और आर्म्स पे ये रेडिएट करता है। और ये एओर्टिक स्टेनोसिस में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो हार्ट है हमारा उसको पंप करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एओर्टिक स्टेनोसिस मतलब हुआ जहां से जो आर्च ऑफ एओर्टा है उसके अंदर ब्लड को पंप करना। और अगर स्टेनोसिस होगा, बल्ब अगर पूरी तरह से क्लोज नहीं होगी तो वो हार्ट को बार बार उसको पंप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा और ये प्रेशर जो है वो रेडिएट करता है। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस का केस होगा, आप एक्सल्टेशन करके देखेंगे तो आपको S1 और S2 के बीच में, लब और डब साउंड के बीच में एक कार्डियक मर्मर साउंड सुनाई देगा। साथ साथ ये जो पेन है वो रेडिएट करता है टुवर्ड्स द शोल्डर ज्वाइंट इस तरह पे और टुवर्ड्स द जॉ, मुंह के ऊपर में। साथ साथ पसीना भी आ सकता है पेशेंट को। कभी भी अगर राइट साइड में पेन हो, पेशेंट को अगर राइट साइड में पेन हो, उसके साथ में अगर उसके फोरहेड में पसीना आने लगे और हाथों में दर्द हो, तो दैट इज टिपिकली ए केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस एंड यू शुड मस्ट अंडरगो फॉर इकोकार्डियोग्राफी, ECG and all other things. Switch to the next slide. Now the third and most important symptom is irregular heartbeat. I mean it means palpitation, means धड़कन तेज होना। लोग अक्सर आपको आके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत तेजी से जो है वो ये धड़कने लगता है, एकदम धक धक लगता है कि सुनाई देगा, एकदम कान से सुनाई देने लगता है, इतना जोर से ये धड़कने लगता है। तो ये हार्ट बीट का जो सिम्टम्स इरेगुलर होता है, ये हमारे चारों में से किसी भी बल में गड़बड़ी होगा तो इरेगुलर हार्ट बीट, स्लो या फास्ट हार्ट बीट, यानी कि जो नॉर्मल हमारा कार्डियक रिदम है वो कार्डियक रिदम जैसे ही खत्म होगा, कम होगा या फिर डिस्टर्ब होगा, तो या तो बीट हमारा फास्ट हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा या फिर इरेगुलर करेगा। इसके अलावा आर्टेरियल फिब्रिलेशन के कंडीशन में क्या होगा,
ये माइट्रल स्टेनोसिस में मेनली देखा जाता है जब एट्रियम के ऊपर में बहुत ज्यादा स्ट्रेन महसूस होता है, तब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के कारण जो है वो पैल्पिटेशन बढ़ जाती है। अब पीछे जो हम लोग बात कर रहे थे हार्ट मर्मर का, जो लब और डब साउंड है उसके बीच में आपको हार्ट मर्मर साउंड सुनाई देगा, और साइस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर मे बी हर्ड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि जो साइस्टोलिक साउंड है वो शॉर्ट होगा, डायस्टोलिक साउंड जो है वो एक्सटेंडेड डायस्टोलिक साउंड होगा, और फर्स्ट साइस्टोलिक साउंड और सेकंड साइस्टोलिक साउंड के बीच में जो डायस्टोलिक साउंड आपको देखने को मिलेगा वो आपको प्रोलॉन्ग्ड मिलेगा, मींस लंबा घिंचा हुआ मिलेगा, लब डब गर, लब डब, और फिर एक छोटा सा आपको क्लिक साउंड, जैसे अगर कोई चीज बाहर निकलता है उस तरह का साउंड आपको सुनाई देगा अगर वो पेशेंट माइट्रल स्टेनोसिस का है तो। ठीक है, नाउ कम अपॉन डिजीनेस एंड फेंटिंग। ये क्रॉनिक कंडीशन और एक्यूट कंडीशन दोनों में पाया जाता है। अगर एक्सर्शनल सिंकोप, थोड़ा सा भी अगर आदमी चला या थोड़ा सा भी फिजिकल मेहनत किया, उसके बाद जो ब्लड का फ्लो है उसके, इसे ध्यान से समझिए कि जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे जो ब्रेन तक है वहां तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन है, जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है ऑक्सो हेमोग्लोबिन में टर्न होके, वो अगर हमारे ब्रेन तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगा तो चक्कर आएगा पेशेंट को और पेशेंट फेंट कर जाएगा। ठीक है, कॉमनली ये एसोसिएटेड होता है एओर्टिक स्टेनोसिस में, क्योंकि आर्च ऑफ एओर्टा से ही हमारे पूरा बॉडी के अंदर में सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और हार्ट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि फेंट हो जाता है कोई भी आदमी। इसके बाद है इस्चेमिक अटैक। इस्चीमिया इज द वर्ड विच मीन्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, जहां पे ब्लड की कंसंट्रेशन या ब्लड का फ्लो जहां पे कम हो वो इस्चीमिया होता है। लैक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड इस्चीमिया। और ये अगर जैसे ही रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन ब्रेन होगा, ब्रेन के अंदर में ब्लड सप्लाई की कमी आएगी, तो जो ब्रेन है उसके अंदर में फेंटिंग कर जो रिजल्टेंट होगा, फेंटिंग करेगा पेशेंट, या फिर उसको चक्कर आना शुरू होगा। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसके सिम्टम्स में। नाउ इसके बाद जो प्रोलॉन्ग्ड, आप अगर वल्व्यूलर डिसऑर्डर को देखेंगे तब आपको ये देखने में समझ में आएगा कि अगर किसी के पीटिंग ओडिमा है, पैर अगर पूरा फुला हुआ है, कोई आदमी अगर आपको यह बोलता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर बाहर चलते हैं, लटका के पैर बैठते हैं अगर, तो पैरों में सूजन आ जाती है, पैर में फूल जाता है, तो ये राइट साइड के हार्ट फेल्यूर का रीजन है। राइट साइड का हार्ट फेल्यूर मतलब कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के कारण में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के फेल्योर होने से आखिर पैरों में सूजन क्यों आती है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से, और वो आके पॉर आउट होता है हमारे राइट एट्रियम के ऊपर में आके। तो अगर प्रॉपरली ब्लड कलेक्ट नहीं हुआ और राइट एट्रियम में प्रॉपर ब्लड आके जमा नहीं हुआ, तो हमारे ब्लड अगर नीचे में रह जाएंगे तो उसके कारण में एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, कॉमनली ये ट्राइकास्पिड वल्व डिफेक्ट के कारण आता है, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, यानी कि उसके बीच का जो वल्व है उसको हम लोग ट्राइकास्पिड वल्व बोलते हैं। और इसके ब्लॉकेज के कारण में पीटिंग ओडिमा, पैरों में सूजन, एंकल्स ज्वाइंट में सूजन, ये देखा जाता है। सीवियर केसेस में आपको एसाइटिस और एब्डोमिनल देखने को मिल सकता है। अगर बहुत पुराना डिसऑर्डर है, अगर पेशेंट बता रहा है कि सर पहले तो पैरों में ही सूजन रहता था मगर अब आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पेट में भी जो है वो ढल ढल की आवाज आ रही है, तो ये चीज कैसे फील किया जाएगा कि एसाइटिस है किसी को, ये आप कैसे फील करेंगे? जैसे ही आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे पेट के ऊपर में, एब्डोमेन के बाद में, और हाथ से उसको अगर टैप करेंगे आप, तो आपको एक थ्रिल साउंड, एक वेव चलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि किसी बैलून में आप वाटर अगर फिल कर देते हैं और इसके बाद उसको टैप करते हैं तो उसका साउंड कैसा होगा, तो उसी तरह से जैसे ही आप टैप करेंगे तो एक वेव आपको एब्डोमेन में चारों बगल चलता हुआ दिखेगा। और ये क्लियर कट कंडीशन है कि इस पेशेंट को एसाइटिस डेवलप हो गया है, यानी कि जो एब्डोमेन है उसके ऊपर में पानी जमा हो गया है। इसके बाद आता है परसिस्टेंट कफ एंड वीजिंग, मतलब कि लगातार खांसी होना और हमेशा जो छाती है उसमें कफ का जमा रहना।
ये हमारे लंग्स के अंदर में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तब, और ये होता है एओर्टिक स्टेनोसिस के कंडीशंस में, ठीक है। तो लंग्स के अंदर में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो हेमोप्टाइसिस की भी ये कंडीशंस देखने को मिलती है, यानी कि हमारे कफ में पिंकिश फोर्डिस जो है वो आपको स्पूटम के अंदर में ब्लड का स्ट्रेन देखने को मिलेगा, और ये पल्मोनरी ओडिमा से भी लिंक्ड होता है, और माइट्रल स्टेनोसिस से तो ये लिंक्ड आउट है ही। अब इसके अलावा आता है स्किन और नेल का डिस्कलरेशन, यानी कि साइनोसिस। अगर कहीं भी प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ब्लड अगर प्रॉपरली हमारे पार्ट्स पर नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे साइनोसिस डेवलप होता है। यानी कि ऑक्सीजन की कमी अगर शरीर में कहीं भी होगी तो वहां पे साइनोसिस डेवलप आउट होगा। साइनोसिस का पहला साइन है ब्लू डिस्कलरेशन, और आपको जो सिम्टम्स देखने को और साइंस देखने को मिलेंगे जो वल्व के ब्लॉकेज में पेशेंट के ऊपर, वो है कि उसका स्किन, उसका लिप और उसका नेल्स जो है वो इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर में ऑक्सीजन की कमी है। और ये ऑक्सीजन की कमी मोस्टली कॉन्जेनाइटल वल्व डिफेक्ट के कारण आता है, या फिर अगर किसी को सीवियर पल्मोनरी वल्व स्टेनोसिस अगर हो रखा है तो उस कंडीशन में आपको स्किन का डिस्कलरेशन और नेल का डिस्कलरेशन और साइनोसिस दिखेगा। सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अगर किसी को साइनोसिस आप देखते हैं तो उसको, इसका मतलब है या तो उसको कंजेनाइटल वल्व डिफेक्ट है या फिर पल्मोनरी वल्व स्टेनोसिस है, वो भी सीवियर पल्मोनरी वल्व स्टेनोसिस है। इसके अलावा आता है फैटिग एंड वीकनेस। इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैटिग और वीकनेस एक ऐसा कॉमन सिम्टम्स है जो फीवर से लेके रूमेटिज्म, कैंसर से लेके एक नॉर्मल सी बीमारी, हर एक कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। मगर आपको इसमें जो बाकी साइन एंड सिम्टम्स हम लोग अभी आपस में बात की हैं उससे डिफरेंशिएट करना है कि आइदर दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ कार्डियक वाल्व और नॉट। फैटिग जो है अगर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी ऑर्गन्स में होता है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर में फैटिक जनरेट होगा, यानी कि वो पेशेंट जो है वो थोड़ा थका हुआ महसूस करेगा। और कॉमनली जो पेशेंट के लो कार्डियक आउटपुट होते हैं उनके अंदर में भी ये सिम्टम्स जनरेट होता है। अब देखिए कि सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर किसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जो कितनी बार हम लोग अपने केसेस में देखते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते होंगे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और आप अगर इकोकार्डियोग्राफी जब करवाएंगे पेशेंट का तो उसमें आपको निकल के आएगा कि ये माइट्रल स्टेनोसिस है, ये माइट्रल रिगर्गिटेशन के कारण हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर किसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको डायग्नोस करने के लिए आपको दो तीन चीजें हैं जो आसानी से आप डिफरेंशिएट करके और उसको डायग्नोस कर सकते हैं। पेशेंट जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा, यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, इसके साथ साथ खांसी भी हो सकता है, और वो भी क्रॉनिक खांसी होगा, एक्यूट नहीं। बोलेगा लगातार हमको खांसी होते ही रहता है, और उसको चेस्ट में हमेशा वो बताएगा कि हमको भारीपन हमेशा चौबीसों घंटा छाती में भारीपन लगा रहता है, कुछ लगता है अटका हुआ है, हमेशा खांसने का मन करता है और खांसते खांसते सांस फूलने लगता है। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन का किंग पिन पॉइंट है, जहां से आप डायग्नोस कर पेशेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन का पेशेंट है। अब देखिए, हर वल्व का जो डिस्कशन है उसका अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। जितना भी वल्व है, जो चारों वल्व है, चारों में से कौन सा वल्व गड़बड़ी हुआ है, अगर हमारा माइट्रल वल्व में गड़बड़ी है तो वो डिफरेंट साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। वो हम लोग एक पेशेंट का एक एग्जाम्पल दे के मैं आप लोगों को साथ शेयर करता हूं, तो उससे समझने में मुझे लगता है कि आपको आसानी भी होगी इसमें, और ये भी समझेंगे इसमें कि क्या उसमें आप टेस्ट करवा सकते हैं, क्लिनिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर में आप कैसे उसे समझ सकते हैं कि क्या आप ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट के अंदर में, तो आपको ये फील होगा, ये आप एश्योर्ड होइएगा कि ये पेशेंट फलाने वल्व के स्टेनोसिस का है, रिगरगिटेशन का है, आर्टरियल फिब्रिलेशन का है, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का है। ये हम लोग आगे समझते हैं डिफरेंट केसेस के थ्रू में। देखिए, एओर्टिक स्टेनोसिस का एक एग्जांपल बताता हूं।
अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक 72 वर्षीय पुरुष है जो एक काम करने किसान है, यानी कि वो मेहनती है, और पिछले 6 महीने से वो शिकायत करता है कि मैं अगर सीढ़ी चढ़ता हूं या थोड़ा भी फिजिकल वर्क करता हूं तो छाती में भारीपन महसूस होती है। और इस 6 महीने के एपिसोड में मुझे 2-3 बार मैं ऐसा लगा है कि मैं बेहोश हो गया हूं और कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में काम जो कोई भी मैं जो फिजिकल वर्क पहले करता था वो अब नहीं कर पा रहा हूं, और रात में ठंडा पसीना के साथ साथ बेचैनी होता है। तो इट रेफर्स टू एओर्टिक स्टेनोसिस। रिमेंबर द सिम्टम्स, कि पहले वो फिजिकली फिट था, काम कर रहा था, किसान है, और अभी 6 महीने से शिकायत हो रही है कि छाती में भारीपन है, थोड़ा सा भी फिजिकल मेहनत करने पे उसको थकावट महसूस होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में भारीपन है, रात में ठंडा पसीना आता है, और उसके साथ साथ बेचैनी होती है। अगर ये सारे सिम्टम्स कोई भी पेशेंट आपको बता रहा है आके, तो इसका संकेत हो सकता है या तो एओर्टिक बल्ब के अंदर में कैल्सिफिकेशन हो गया है, यानी कि स्टिफनेस हो गया है, नॉर्मल लैंग्वेज में उसे समझा जाए तो, यानी कि स्टिफनेस हो गया है। और आप उसको कैसे समझेंगे, जब आप स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो सिस्टोलिक इजेक्शन जो है वो मरमर थोड़ा सा लाउड होगा, यानी कि जब सिस्टोलिक डायस्टोलिक का जो इजेक्शन होगा, सेकेंड पार्ट जो होगा S1 S2 का, उसके बीच का जो पार्ट होगा उसके अंदर में वो आपको प्रोलॉन्ग्ड और लाउड सुनाई देगा, मीन्स ज्यादा तेज सुनाई देगा, ठीक है। और ये सीधा सीधा है एओर्टिक बल्ब के कैल्सिफिकेशन के कारण में ब्लड फ्लो में बाधित हो रहा है, यानी कि ब्लड का फ्लो जो है वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण में ये परेशानियां देखने को मिलती है। और ईसीजी करवाने के बाद हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि दिस इज द ही इज द पेशेंट ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। दूसरा एग्जांपल है माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में। अगर माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट होगा तो वो क्या साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होगा, क्या बताएगा आपको। जो के लिए एक 45 वर्षीय महिला है, वो एक स्कूल टीचर है, और पिछले 1 साल से उसे सांस फूलना और खासकर सोते समय उसको ये परेशानी बढ़ जाती थी। तो पहले ही मैंने इस सिम्टम्स के बारे में आप लोगों से बताया था कि अगर कोई आदमी सोने के समय जैसे ही बेड पे उसका पिल्लो पे उसका हेड टच हो और उसका रेस्पिरेटरी रेट फास्ट हो जाए, सांस फूलने लगे, उसको पैल्पिटेशन होने लगे, तो ये सीधा रेफर करता है माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट। माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट पूरी रात भर अपने घर के अंदर में, अपने बेडरूम के अंदर में चलता रहता है, या उठ के बैठ जाता है, सो नहीं पाता है, या फिर अगर वो सोता भी है तो आके पेशेंट बोलेगा कि सर पीछे तकिया लगा के और सीधा होके सोते हैं। तो ये माइट्रल स्टेनोसिस आखिर क्यों होता है, और इसमें खास क्या सिम्टम्स होता है। माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट को खांसी के साथ में खून आता है, यानी कि हेमोप्टाइसिस, जो लंग्स है उसके अंदर से जो ब्लड का स्ट्रेन है वो कफ के थ्रू बाहर निकलता है, शरीर में लगातार कमजोरी होती है, और थोड़ा सा वर्टिगो, चक्कर आता है। इसके साथ साथ पैरों में जो हमारा लोअर लिम्ब है उसके अंदर में ऑडिमा डेवलप हो जाएगा, पैरों में सूजन आ जाएगा, और पेट में भारीपन महसूस होगा। क्रॉनिक कंडीशन में जब सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस का कंडीशन हो जाएगा तब आपको एसाइटिस भी देखने को मिलेगा इस पेशेंट्स में। एक्सल्टेशन से, यानी कि जब आप आला लगाएंगे तो क्या आपको फील होगा, लो पिच डायस्टोलिक मर्मर। आप माइट्रल स्टेनोसिस आपने एट्रियल स्टेनोसिस में आपने देखा था कि आपको हार्श साउंड सुनाई देगा, और माइट्रल स्टेनोसिस के कंडीशन में क्या होगा कि जो डायस्टोलिक मर्मर है, मींस डायस्टोलिक साउंड के खत्म होने के बाद वो थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करेगा। डायस्टोलिक साउंड क्विक शॉर्ट खत्म हो गया, डायस्टोलिक साउंड उसके बाद थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करता चला जाएगा, और ओपनिंग स्लैप आपको सुनाई देगा इसके। और ईसीजी में आपको आर्ट्रियल फिब्रिलेशन पूरी तरीके से दिखेगा। इसमें होता क्या है, ये माइट्रल बल्ब की नैरोइंग हो जाती है, यानी कि माइट्रल जो बल्ब है हमारा उसके अंदर में जो है वो स्टिफनेस के कारण में वो माइट्रल बल्ब एकदम पतला हो जाता है, या उसका गैप जो है वो छोटा हो जाता है, वो प्रॉपरली उसको क्लोज नहीं कर पाता है। और लेफ्ट एट्रियम का इंलार्जमेंट भी इस कारण से देखा जाता है। लेफ्ट एट्रियम का इंलार्जमेंट, जब आप चेस्ट एक्सरे CXR लिखेंगे किसी पेशेंट को, तो CXR में वो प्रॉपरली आपको दिखाएगा कि इसका जो लेफ्ट एट्रियम है वो इनलार्ज्ड है, ठीक है। नाउ स्विच टू अनदर थिंग, दिस इज माइट्रल रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन मींस वापस से लौट के आना। माइट्रल बल्ब
पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है, इसीलिए जब ब्लड पंप होता है तो माइट्रल valve के थ्रू वापस से ब्लड जो है वो रिगर्गिटेट हो जाता है, यानी कि वापस से अंदर आ जाता है। इसका पेशेंट का एग्जांपल समझिए, एक 52 वर्षीय महिला है जो गृहिणी है और हल्का काम करती है, मीन्स नॉर्मल अगर घर का फिजिकल वर्क करती है तो उसका सांस फूलने में परेशानी, उसको सांस फूलने लगता है और उसके साथ साथ हृदय का धड़कन जो कार्डियक सिम्टम्स है, पैल्पिटेशन है, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और वजन में अचानक वृद्धि और पैरों में सूजन, ये चीज हमारा इस बीमारी में देखा जाता है। पेशेंट्स को जब आप आला लगा के देखेंगे तो होलो सिस्टोलिक मरमर का साउंड आपको सुनाई देगा और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होगा, मींस इनलार्जमेंट हो जाएगा, उसके अंदर वो बड़ा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये माइट्रल रिगर्गिटेशन में होता है। माइट्रल रिगर्गिटेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल आखिर क्यों इनलार्ज करता है? जो हमारा ब्लड है वो अगर प्रॉपर पंप नहीं हो पाएगा तो जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसके अंदर में ब्लड कलेक्ट रहेगा, वापस से फिर जो है वो ब्लड और आके पौर होगा और वो पंप करेगा 2 ml ब्लड, 0.5 ml ब्लड उसके अंदर में जमा रहेगा, फिर 2 ml ब्लड आएगा और फिर वो पंप करेगा तो फिर 0.5 ml ब्लड उसके अंदर में जमा रह गया। तो धीरे धीरे ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर में बढ़ती जाती है, जिसके कारण प्रेशर से लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज और हाइपोट्रोफाइड हो जाता है। ठीक है, और ये कारण क्या है? माइट्रल valve प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता है। जो हमारा माइट्रल valve है उसके अंदर जो डिफेक्ट आता है और वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है। इसको भी आप ईसीजी में आराम से डायग्नोस्ट आउट कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि इस कंडीशन में, माइट्रल रिगर्गिटेशन के कंडीशन में, पेशेंट थोड़ा सा भी फिजिकल मूवमेंट करेगा, मींस अगर 20 कदम भी चलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका सांस फूलने लगा है, उसको धड़कन तेज हो गया है। वो 10 कदम चलने के बाद बैठ जाएगा कहीं पे जाके, फिर थोड़ा देर जब रिलैक्स होगा तो फिर आगे चलेगा। ये माइट्रल valve का जो रिगर्गिटेशन का प्राइम सिम्टम्स में से एक है। इसके बाद आता है ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन। जो हमारा ट्राइकास्पिड valve है, यानी कि राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच के अंदर में जो valve होता है उसे हम ट्राइकास्पिड valve बोलते हैं। एंड ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन रेफर्स टू द टर्म व्हेन द ब्लड does not the blood does not pumped out from our right ventricle। राइट वेंट्रिकल से प्रॉपरली अगर ब्लड बाहर नहीं निकल पाया, जो ट्राइकास्पिड valve है वो प्रॉपरली अगर क्लोज नहीं हुआ, वापस से हमारे राइट एट्रियम में ब्लड वापस रिगर्गिटेट कर गया, तो वो कंडीशन है ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन का। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक 60 वर्षीय एक पुरुष है जो पेट में भारीपन और सूजन का आपको कंप्लेन करता है कि मुझे पेट में भारीपन हो रहा है और सूजन आ रहा है। इसके साथ में जुगलर जो वेन है वो डिस्टेंडेड आपको दिखेगा। यहाँ पे जो जुगलर वेन आ रहा है वो पेट में भारीपन और सूजन के साथ साथ ये जुगलर वेन डिस्टेंडेड लगेगा। साफ नस आपको दिखेगी कि इसका तना हुआ है और पैरों में बढ़ती हुई सूजन, रात में अधिकतर इसको बेचैनी बढ़ जाती है ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन के कारण में। ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन है वो हमारे राइट साइड का है, तो राइट साइड अगर कभी भी इफेक्ट होगा तो वो हमारे वेनस सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट करेगा और ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन के कंडीशन में जो जुगलर वेन है उसके अंदर में डायलिटेशन हो जाएगा। ये राइट हार्ट फेल्योर का एक कारण होता है और पेरिफेरल वेनस कंजेशन, यानी कि जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं उसके ऊपर में जो कार्डियक सप्लाई जाता है, उस सप्लाई के अंदर में अगर वेन की कंजेशन हो जाए, वेन प्रॉपरली ब्लड को ड्रेन नहीं कर पाए, तो ये भी हार्ट फेल्योर का एक कारण बनता है और इसको आप डॉपलर इको कार्डियोग्राफी में डायग्नोस्ट आउट कर सकते हैं। 5वां केस है कंबाइंड वर्ल्व डिजीज। अगर माइट्रल और एओर्टिक दोनों वर्ल्व में परेशानी साथ साथ है तो उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, वो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 65 वर्षीय पुरुष जो कि एक टीचर है, उसको लंबे समय से सांस फूल रहा है। हाल में वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है, सांस फूलने की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। साथ साथ छाती के अंदर में भारीपन और घबराहट महसूस होती है, मींस पैल्पिटेशन के साथ में हेवीनेस भी महसूस होता है और बार बार वर्टिगो और बेहोशी, चक्कर। अगर दोनों वर्ल्व में डिफरेंस गड़बड़ी है, अगर माइट्रल में हो या एओर्टिक में हो,
तो भी बेहोशी और चक्कर आएगा। मगर ये इसमें क्या है कि बार बार बेहोशी और चक्कर आएगा और पैरों में सूजन और थकावट महसूस होगी। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप जैसे ही आला लगाएंगे तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साउंड के अंदर में आपको मल्टीपल मरमर सुनाई देगा। मीन सिस्टोलिक साउंड भी जो है वो भी प्रोलॉन्ग्ड आपको सुनाई देगा और जो डायस्टोलिक साउंड है वो भी आपको प्रोलॉन्ग सुनाई देगा। और सेकेंड इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारा फर्स्ट रिब सेकेंड इंटरकॉस्टल मसल्स है, वहां पे आप जैसे ही प्लेस करेंगे तो आपको फील होगा कि वो जो साउंड है वो प्रोलॉन्ग्ड जा रहा है। तो ये रेफर करता है एयोटिक रिगर्गिटेशन को या फिर एयोटिक वर्ब डिफरेंशिएशन में। एयोटिक वर्ब के अंदर में अगर गड़बड़ी आ गई है, डिस्फंक्शन हो गया उसको। और ईसीजी करा के आप लोग आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि ये माइट्रल और आयोटिक बल्ब में डिस्फंक्शन हो चुका है, या फिर ये संकेत हो सकता है रूमेटिक हार्ट डिजीज का, क्योंकि दोनों बल्ब अगर प्रभावित हो रहे हैं, माइट्रल बल्ब भी और आयोटिक बल्ब भी, तो माइट्रल और आयोटिक बल्ब अगर दोनों प्रभावित हो रहा है और पेशेंट आपको ये शिकायत करता है कि पहले से उसका सेरम रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, एएसओ टाइटर, ये सारी चीजें अगर बढ़ी हुई है, रूमेटिक आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, पेशेंट रूमेटिक डिसऑर्डर से परेशान हो रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे आते आते उसको सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हुई, हाल में ये तेज हो गया है, छाती में हमेशा भारीपन महसूस होता है, आप जब आला लगाते हैं तो आपको कार्डियक मरमर जो साइस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों के अंदर में प्रोलॉन्ग्ड मरमर सुनाई देता है। तो ये सीधा सीधा रेफर करता है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कंबाइंड वर्ल्व डिजीजेस। ठीक है, इको कार्डियोग्राफी और कार्डियक एमआरआई भी करवाया जा सकता है इस कंडीशन में। और स्विच टू द नेक्स्ट केस 6। अब देखते हैं इंडोकार्डाइटिस इंड्यूस्ड वर्ब डैमेज। अगर कोई, जैसे आजकल के दौर में क्या है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो एडिक्टेड हो गए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, ड्रग्स के। आप देखेंगे कि आपके भी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे, जब वो हाथ खोल के देखेंगे तो 100 उसके ऊपर में आपको चुभा हुआ आम के ऊपर में सुई का निशान मिलेगा। आप जब उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि सर आई एम ड्रग एडिक्टेड, मैं इंजेक्शन लेता हूं। ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी प्रीवियस हिस्ट्री लाइफ में भी मॉर्फिन, हीरोइन या फिर किसी भी तरह का नशा वाला इंजेक्शन लेता है, जो कि आजकल के यंगस्टर्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो जो इंडोकार्डाइटिस है और वर्ब डैमेज जो है वो देखने को आपको मिलेगा। उसमें सिम्टम्स क्या क्या आएगा? सिम्टम्स में उसको फीवर आएगा, और उसके साथ साथ क्योंकि इन्फेक्टिव हो जाता है उसमें फीवर आएगा, ठंड लगना और थकावट महसूस होगी, फिजिकल वीकनेस आएगा, छाती में उसको हमेशा कंटिन्यूअस पेन बना रहेगा, माइल्ड पेन रहेगा मगर कंटिन्यूअस पेन बना रहेगा। और उसके साथ साथ पिट्रिचियल हेमरेज होगा, जो बॉडी है उस स्किन है उसके ऊपर में लाल लाल छोटे छोटे दाने अगर देखने को मिलते हैं किसी पेशेंट्स के ऊपर में, तो प्लेटलेट काउंट की कमी होने के कारण भी ये सिम्टम्स डेवलप आउट होता है बॉडी में। बट उसके साथ साथ अगर बुखार है, ठंड अगर हो रहा है, और उसके प्रीवियस हिस्ट्री में वो इंट्रावेनस अगर कोई भी ड्रग यूज कर रहा हो, तो पहला दिमाग लगाना है कि उसको टी जो टेस्ट है वो आप उसको लिख करके दीजिए, क्योंकि ये पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, यानी कि वल्व का, उसके जो वल्व है उसके अंदर में डिस्फंक्शन हो गया है, वो खराब हो गया है। और आप अगर ब्लड कल्चर करवाएंगे, होता क्या है कि जब जो ड्रग एडिक्टेड है वो एक ही नीडल से बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस का संक्रमण उस कंडीशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके कारण जब आप ब्लड कल्चर करवाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगा। और जब आप कार्डियक साउंड चेक करेंगे इस पेशेंट का, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, एक मरमर साउंड जो है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ मरमर साउंड सुनाई देगा। ना वो डायस्टोलिक का प्रोलॉन्ग्ड मरमर होगा, ना वो सिस्टोलिक का प्रोलॉन्ग्ड मरमर होगा, आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड हार्ट के अंदर में, क्योंकि वो इन्फेक्टिव हार्ट डिजीज है। वो उसके अंदर में जो इंडोकार्ड जो हमारा इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट है उसके अंदर में सूजन हो गया, और वो भी इन्फेक्टिव कंडीशंस के कारण में। तो ये जो हमारा साउंड है वो डिफरेंट आपको सुनाई देगा। वैसे टी टेस्ट से आप इसको इजीली डायग्नोस्ट आउट कर सकते हैं कि ये किस वर्ब के डिफरेंशिएशन की परेशानी है इस पेशेंट को। चलिए नाउ स्विच टू द होम्योपैथिक मेडिसिन, कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं
जो आपके कार्डियक मसल्स को टोन अप कर सकता है, आपके ब्लॉकेज को दूर कर सकता है, आपके वल्व को रिपेयर कर सकता है। फर्स्ट मेडिसिन everyone knows about this, that is Cactus grandifolium. Remember one thing, medicine can only be given to a patient on the basis of the symptom similarity, because ये जो भी हमारा एक संभावित दवाइयां हैं जो कार्डियक इश्यूज में अच्छा वर्क करता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। तो एज ए रिवीजन के तौर पे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, बट जो एज सिमिलिमम मेडिसिन है वही पेशेंट को क्योर कर सकता है। इट कैन पैलिएट अप टू सम एक्सटेंट, इट कैन क्योर इफ यूज प्रोलॉन्ग्ड, बट जो केस टेकिंग है वो प्रॉपर बहुत जरूरी है होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए। आई ऑलवेज यूज टू टेल दीज थिंग्स। नाउ ऑन कैक्टस जी का क्या सिम्टम्स है? कैक्टस का एक जो प्राइम सिम्टम्स है वो ये है कि उसको पेशेंट को ये फील होता है कि किसी ने उसके हार्ट को आयरन के हैंड से, यानी कि लोहे के हाथों से या जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है ना। तो ये इसका कैक्टस जी का प्राइम सिम्टम्स है। और एक्यूट पेनफुल स्टिचेस, थोड़ा थोड़ा दर्द उसको महसूस होता है, और दर्द कभी कभी इतना ज्यादा भयानक हो जाता है कि वो रोने लगेगा पेशेंट, इतना ज्यादा शार्प कटिंग पेन प्रोड्यूस करेगा कि पेशेंट रोने लगेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके रेस्पिरेशन में, सांस लेने, बोलता दर्द इतना होता है कि उस टाइम में सांस नहीं लिया जाता है। तो ये जो है वो कैक्टस जी का प्राइम सिम्टम्स है। इसके अलावा हेवीनेस हमेशा चेस्ट के अंदर में फील होगा, डल पेन फील होगा, और जो मेंटल एक्सर्शन है, अगर उसके कंडीशन के कारण कोई भी आदमी बहुत ज्यादा मेंटल एक्सर्शन के कारण में अगर उसको नर्वस पैल्पिटेशन होने लगे, तो एमएल टाइलर कहते हैं कि कैक्टस जी इमीडिएटली कॉल। कैक्टस अगर आप उस पेशेंट को दीजिएगा तो वो तुरंत उसको रिलीफ पहुंचा देगा, अगर नर्वस पैल्पिटेशन मेंटल एक्सर्शन से इंड्यूस्ड आउट हुआ हो तो। सेकेंड मेडिसिन इज क्रेटेगस ऑक्सीक्यू। हमारे फेरिंगटन जो होम्योपैथिक के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स डॉक्टर्स में से एक थे, उन्होंने लिखा है थ्रेटेंड हार्ट फेल्योर ड्यूरिंग एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज के अंदर में अगर आपको ऐसा फील हो कि थ्रेटेंड हार्ट फेल्योर का कंडीशन है, तो यूज क्रेटेगस ऑक्सी। इट वर्क्स इन ए मार्वेलस वे, बहुत ही शानदार काम करता है क्रेटेगस ऑक्सी, अगर एक्यूट डिजीजेस में कार्डियक फेल्योर का सिम्टम्स दिख रहा हो तो आपको। इसके बाद डॉक्टर डी बॉर्लैंड कहते हैं कि क्रेटेगस एक मायोकार्डियल डिजेनरेशन, अगर कहीं भी मायोकार्डियम का, हार्ट मसल्स का डिजेनरेशन हो रहा है, आपको अगर इकोकार्डियोग्राफी में ये चीज प्रूव आउट होके आया है कि उस पेशेंट का मायोकार्डियल डिजेनरेशन हो रहा है और धीरे धीरे कार्डियक फेल्योर के आगे बढ़ रहा है, तो क्रेटेगस ऑक्सी इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू कंट्रोल मायोकार्डियल डिजेनरेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी बॉर्लैंड। और इस एक और डॉक्टर हमारे एमएल टाइलर कहते हैं कि क्रेटेगस ऑक्सी का जो पेशेंट है उसका पल्स इरेगुलर होता है, यानी कि बीट मिस करेगा, फीविल होगा, एकदम धीरे होगा और इंटरमिटेंट होगा। मींस एक आएगा, एक छूट जाएगा, फिर दूसरा आएगा, मिसिंग पल्स होगा, और उसके हार्ट मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एमएल टाइलर, इफ यू वांट टू मेक द हार्ट बूस्ट, मेक द कार्डियक मसल्स टोन्ड अप, make them strong, use Cretega oxy if the pulse is irregular, feeble and intermittent. Now switch to the other medicine, that is Digitalis purpura. Digitalis is one of the best homeopathic remedies throughout to cure valvular diseases. And how it cures, let's come on the topic. जो Digitalis purpura का symptoms है वो है dull uneasiness in various part of region of heart with sensation of weakness in forearm। हमारे इसमें कार्डियक रीजन में तो उसको डल पेन होगा ही, उसके साथ साथ ये पेन जो है वो रेफर करता है फोर आर्म तक, लेफ्ट साइड के हाथों तक अगर पेन रेफर करे तो डिजिटलिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और डिजिटलिस का एक बहुत अच्छा सिम्टम्स क्या है कि डिजिटलिस का द लिस्ट मूवमेंट कॉज वायलेंट पैल्पिटेशन। पेशेंट चुपचाप एकदम शांति से एक जगह बैठा रहता है, वो सोचता है कि एक थोड़ा सा भी लिस्ट मोशन, थोड़ा सा भी अगर वो चले, थोड़ा सा भी अगर वो काम करे तो बहुत ज्यादा उसको पैल्पिटेशन, घबराहट होने लगती है, और साथ साथ उसको ऐसा फील होता है कि वो हमारा जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा, बीट करना बंद कर देगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर हेल के अनुसार यह दवा कमजोर दिल की स्थिति में मदद करती है, जहां दिल की ताकत कम हो,
धड़कन अनियमित हो, यानी कि कार्डियक जो है वो प्रॉपर बीट नहीं कर रहा हो, शरीर में सूजन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, और अन्य लक्षण जैसे खांसी, चक्कर या फिर पेशाब की समस्या अगर बनी रहे, तो अगर जैसे मान लीजिए एल्ब्यूमिन किसी को आ रहा है यूरिन में और उसके साथ साथ उसको कार्डियक डिसऑर्डर है, गिव डिजिटलिस, यू विल नेवर फेल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन विथ albuminous urine with cardiac disorder. Digitalis is best indicated. Now come on to the next medicine, that is Calicar. डॉक्टर सी हेरिंग कहते हैं, फील पल्स ओवर द बॉडी ऑन द टिप ऑफ द टो। ये आपको पेशेंट बोलेगा, सर देखते हैं हमको लगता है कि यहाँ पे पक पक मार रहा है, यहाँ पे हमारा बीट कर रहा है पल्स, उस तरह से उसकी उंगलियों में, उसके टोज में ऐसा फील होगा कि वहां पे भी जो सेंसेशन आपको यहाँ हैंड के ऊपर में टच करने से मिलता है, सेम सेंसेशन पेशेंट अगर आपको कंप्लेन करे कि यहाँ पे उसको सेम चीज बीट महसूस होती है हाथों की उंगलियों में और पैरों में, तो कैलीकार इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन if the pulse like sensation is indicated throughout the body, पूरे शरीर में लगता है कि टक टक कर रहा है, बहुत आदमी बोलेगा कि यहाँ पे सर फरक रहा है, यहाँ पे टक टक मार रहा है, पल्स की तरह थ्रॉबिंग कर रहा है, तो यू कैन यूज कैलिकार्ब इन दैट कंडीशन ऑल्सो, बट बेलाडोना इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड आर्टरी, रिमेंबर। नाउ हार्ट का जो पल्स सर्कुलेशन है, टेंडेंसी ऑफ फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट, कैलीकार्ब का एक प्राइम सिम्टम्स है, अगर आपको फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट अगर दिखे तो फॉस्फोरस एंड कैलीकार्ब, दे आर टू होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर इंडिकेटेड इन ए वेरी बेस्ट मैनर, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कहीं भी फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट अगर पेशेंट्स के अंदर में सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो इसके बाद इस चीज में, और इसमें इनसफिशिएंट माइट्रल वाल्व होता है, उसके कारण में हार्ट जो है वो पल्स सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता, हार्ट के अंदर में हमारे पल्स का जो हमारा पल्स है और सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि माइट्रल वाल्व के अंदर में गड़बड़ियां पाई जाती है। पैल्पिटेशन के बारे में क्या बोलेगा, इन स्पेल टेकिंग हिज ब्रेथ, हर एक सांस लेने पे उसको ये धड़कन लगता है महसूस, फ्रीक्वेंट वायलेंट, बहुत तेज से और बहुत ही वायलेंसी के साथ में हार्ट बीट होता है, थोड़ा सा भी एक्सर्शन से। रिमेंबर दिस थिंग, इफ लिस्ट एक्सर्शन ब्रिंग्स a bond a violent and frequent spell of palpitation, then use Calicarb, it is well indicated. And the second most important thing for degeneration, fatty degeneration of heart disease, Calicarb is best suited medicine. Now come on Aurum Met जो है गोल्ड, इसका इंडिकेशन क्या है, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसको क्रॉनिक हार्ट कंडीशन है, क्रॉनिक हार्ट सीएसडी की कंडीशन में अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, बहुत ज्यादा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, जो पहले वाले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि अगर मल्टीपल वल्व के अंदर में अगर परेशानियां आएंगी तो पेशेंट का हाइपरटेंशन हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, तो फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन you can use Aurum Met, it is one of the best medicine suited for this condition. Or angina that worsen at night with emotional stress, अगर मानसिक तनाव से या फिर मानसिक किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से अगर आपको कार्डियक पेन, एंजाइना पेक्टोरिस अगर देखने को पेशेंट में मिले तो यूज Aurum Met in that condition, it works well. Relieve the effect of prolonged mental stress and depression on the heart. और वैसे भी Aurum Met जो है वो जो हमारा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस के कारण जो कार्डियक डिजीजेस उत्पन्न हो रही हैं, और ये एक मेजर फैक्टर है, जो मेंटल स्ट्रेन है हमारा वो एक मेजर फैक्टर है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कंडीशन में, मेंटल स्ट्रेन एक मेजर फैक्टर है जो कि हमारे कार्डियक जो डिस्फंक्शन को पैदा करता है, और उसके लिए Aurum Met बेस्ट सूटेड मेडिसिन है। एथरोस्क्लेरोसिस को भी इंप्रूव करता है, यानी कि जो इलास्टिसिटी है हमारे ब्लड का उसको भी इंप्रूव करता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एथरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी आर्टरीज जो है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर में कम हो जाती है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज के अंदर में नैरोइंग होने लगती है, तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग। एंड Aurum Met इज इंडिकेटेड अगर स्टिफनेस हो गया है आपके आर्टरीज के अंदर में, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, और उसको मेडिकल टर्म में हम लोग रेफर करते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। नाउ
लिली ऑफ द वैली, कन्वलेरिया, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हार्ट। हार्ट फेल्यूर अगर वल्व्यूलर इनसफिशियंसी है, वल्व अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो माइट्रल वल्व हो, ट्राइकास्पिड वल्व हो, बाइकास्पिड वल्व हो, किसी भी वल्व में अगर परेशानी हो रही है और वो प्रॉपरली इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यूज कन्वलेरिया। इट विल रिपेयर द वल्व, इट विल रिड्यूस द स्टिफनेस इनसाइड द वल्व एंड मेक इट वर्क प्रॉपरली। इसके साथ साथ कन्वेलेरिया का जो मेन सिम्टम्स है वो इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट है, हमेशा इरेगुलर रहेगा और बहुत तेज होगा, स्पेशली इन एजेड पर्सन। एजेड पर्सन में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा, तो एज का ये सीधा सीधा साइन है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस में वो स्टिफनेस पैदा करता है, कैल्सिफिकेशन करता है, और उसके कारण अगर डिसऑर्डर हो रही है, यूज कन्वलेरिया, इट वर्क्स वेल। रिलीफ सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी कंजेशन लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड व्हीजिंग। अगर किसी के लंग्स के अंदर में फ्लूइड जमा होने के कारण में, पल्मोनरी कंजेशन होने के कारण में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, खांसते खांसते उसकी सांस फूलने लगती है, तो कन्वलेरिया मेजस एक बहुत अच्छी दवा है उस कंडीशन में और उसे ठीक करने की। सेकेंड, द एट्थ वन इज एस्पाइजीलिया। एस्पाइजीलिया का जो सिम्टम्स है वो बहुत मार्वेलस सिम्टम्स इंडिकेटेड किया गया है। अगर शार्प शूटिंग कार्डियक पेन हो, जो हमारे नेक से लेके हमारे आर्म तक आ रहा हो, तो एस्पाइजीलिया बहुत ही अच्छा इंडिकेटेड है उस कंडीशन में। और पेरिकार्डाइटिस और वल्वुलर डिजीज के में अगर सीवियर पेल्पिटेशन हो रहा, बहुत दिन से अगर पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा हो, मुझे पेल्पिटेशन होता है, धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसका कंडीशन है जब आप अपना स्टेथोस्कोप लगाएंगे और आपको ये फील होगा कि वल्वुलर डिजीज जो है वो पैदा हो रहा है। सॉरी, यू विल लिसन सम अनवांटेड साउंड बिकॉज बाहर में बारात वगैरह, अभी शादी का सीजन है तो बाहर से बारात जा रही है। तो पेरिकार्डाइटिस और वल्वुलर डिजीज अगर कंडीशन है और उसके साथ साथ सीवियर पेल्पिटेशन अगर हो रहा है पेशेंट को, तो आप एस्पाइजीलिया यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट आपको ऐसा बोले कि डॉक्टर साहब हमको ये जो धक धक करता है ना वो हम सुन पाते हैं, हमको सुनाई देता है, तो आप उस कंडीशन में भी एस्पाइजीलिया यूज कर सकते हैं। और ये बहुत सारे डॉक्टरों के पास में पेशेंट्स आके बोलते होंगे, सर इतना जोर से आवाज करता है कि कान तक आवाज चला जाता है मेरे हार्ट का। तो आप उस कंडीशन में स्पाइजीलिया वर्क कर सकते हैं। और सुबह के टाइम में स्पाइजीलिया का सिम्टम्स एग्रावेट करता है, और खाने के बाद भी स्पाइजीलिया का सिम्टम्स जो है वो एग्रावेट करता है। इसके बाद आती है दवाई एस्ट्रोफेंथस। एस्ट्रोफेंथस हार्ट के वीकनेस के कारण में, हार्ट का जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो अगर प्रॉपर अगर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो इंक्रीज करवाता है। एस्ट्रोफेंथस एक ऐसी दवा है जो अगर हमारा जो हेमोग्लोबिन है, जो ऑक्सो हेमोग्लोबिन में टर्न आउट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, हमारे हेमोग्लोबिन से बाउंडिंग नहीं हो रहा है, तो ये मेडिसिन हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करके, बिना कॉन्ट्रैक्शन कराए हुए जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको इंक्रीज करता है। वल्व्यूलर इनसफिशियंसी यानी कि आयोटिक या माइट्रल वल्व का अगर रिगरगेटेशन हो रहा है, या फिर हार्ट का इनलार्जमेंट हो रहा है, चाहे वो किसी का बूटस्ट्रैप्ड हार्ट हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाए, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाए, यू कैन यूज एस्ट्रोफेंथस इन दैट वेरी कंडीशन, इट वर्क्स वेल। इसके साथ साथ कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के कंडीशन में, जहां पे पैरों में सूजन हो जाए, अगर बोले पेशेंट आके बोल रहा है कि सर पेशाब रुक गया है, पेशाब नहीं हो पा रहा है मेरा, पैरों में सूजन हो गया है, और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का आपको सिम्टम्स मैच कर रहा है, यूज एस्ट्रोपेंथस। एस्ट्रोपेंथस यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, पेशाब को शरीर से बाहर निकालेगा, और जैसे ही पेशाब को शरीर से बाहर निकालेगा, सोडियम आयन पेशेंट का कम होगा, पोटेशियम आयन कम होगा, सांस लेने में उसको जो है वो प्रॉपर महसूस होना शुरू होगा, और साथ साथ सूजन, जो पैरों का सूजन है, पेट के अंदर में जो एसाइटिस में जो सूजन हो गया वो भी कम होगा। साथ इसके साथ साथ जो सिम्टम्स है वो है पैल्पिटेशन एंड टैकीकार्डिया, मींस कंट्रोल एंड रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट स्पेशली विथ एंजाइटी। घबराहट के साथ साथ इरेगुलर हार्ट बीट होगा, मींस जो लब डब साउंड है उसके बीच में आपको कहीं ना कहीं या तो प्रोलॉन्ग्ड मर्मर साउंड सुनाई देगा, या फिर एक साउंड आपको मिसिंग सुनाई देगा। इसके साथ साथ डिस्निया के लिए भी एस्ट्रोफेंथस बहुत अच्छा काम करता है। अगर हार्ट इनसफिशियंसी के कारण,
हार्ट की अगर प्रॉपर वर्क नहीं करने के कारण में अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यूज एस्ट्रोफेंथस, इट वर्क्स मैजिकली मार्वेलसली ऑन द पेशेंट्स which complains to you for shortness of breath due to cardiac insufficiency. इसके अलावा जो हमारा ड्रॉप्सी है, जैसे कि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया कि कार्डियक वीकनेस के कारण में अगर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, हमारे पैरों में, हमारे एब्डोमेन में एसाइटिस डेवलप हो जाता है, एडिमा डेवलप हो जाता है, तो ये मेडिसिन क्या करता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही यूरिन आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा बॉडी से, तो हमारा जो सूजन है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक की रूब्रिक्स के ऊपर में, जो आपको रिपेटरी में मिलेगा, और ये मार्वेलस डॉक्टर कुछ सुमित, अब हमारे पास लास्ट ओनली 1 और 2 मिनट्स ही बचे हुए हैं। ओके मैम, ओके ओके, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हार्ट वर्ब के कंप्लेंट्स के ऊपर में। देखिए, रिपर्टरी के अंदर में अगर आप प्रॉपरली रिपर्टराइज करेंगे, जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं वो तो खैर हमारे गुरु हैं, तो जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपको हर एक वर्ड रिपर्टरी के अंदर में मिलेगा। अगर किसी को एओर्टिक वाल्व में रिगरगिटेशन है, एडोनिस इज वन एंड ओनली मेडिसिन इन सिंथेसिस रिपर्टरी, यू कैन यूज इट। अगर हार्ट कंप्लेंट्स किसी को एओर्टिक वाल्व के रिगरगिटेशन के कारण हो रहा है, यूज एडोनिस, इट विल वर्क मैजिकली, शानदार काम करेगा। उसी तरह से अगर किसी को पैल्पिटेशन, धड़कन अगर हो रही है और वाल्व की गड़बड़ी के कारण हो रहा है, कैलिकार्ब इज ओनली वन मेडिसिन टू क्योर दैट कंडीशन। इसके बाद जैसे आप देखेंगे, सॉरी इंटरप्ट यू डॉक्टर सुमित, अब हमारा टाइम ओवर हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया है, 8:30 हो गए हैं। सब हम आगे नहीं जा सकते हैं डॉक्टर सुमित। ठीक है मैम, नेक्स्ट हाँ, टाइम। बहुत अच्छा आपका। हाँ, ये सर, अभी आपके कुछ स्लाइड्स बचे हुए हैं, कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जरूर बहुत अच्छे से, अब फिर से आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, अब नेक्स्ट टाइम इसे फिर से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हाँ, ओके, श्योर थैंक मैम, यू श्योर। डॉक्टर सुमित। अब हमारा एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए किन्हीं का फॉर एक ज्वाइनिंग। क्वेश्चन भी हमारा था, अभी कंप्लीट होने दो, अबाउट टी अर्जुन। अभी कंप्लीट होने दो। एनी क्वेश्चन? हेलो। एक क्वेश्चन था हमारा डॉक्टर, इन्हीं का था, व्हाट अबाउट टी अर्जुन, बट हमारा टाइम खत्म हो रहा है, अर्जुना इसलिए हम इज आगे वन नहीं ऑफ द बढ़ेंगे। बेस्ट मेडिसिन फॉर कार्डियक अगर आप कुछ इनसफिशिएंसी। एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कह सकते हैं, अर्जुना के बारे में, तो ये भी हम एक हार्ट डिजीज का ही एक मेडिसिन है, बहुत आसानी की। हाँ, और आई एम मिसिंग यस डॉक्टर यस, एमसी सर। एब्सोल्युटली। आई थिंक देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। कोई नहीं, अब हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, सो अभी मैं मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। एक्चुअली हमारा सेशन लेट हो, Thank इंग्लिश you, सेशन Dr. लेट Deepa हो गया। Malik. यस सर, ओवर टू यू। यस Uh, यस, ओवर टू यू सर, it थैंक यू। is डॉक्टर धनेश, हाँ, यस, यू आर नाउ फर्स्ट। yes. It's up to Dr. Mr. Shalu Rajan to moderate the English session. Shalu. Yes.